प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उप विषय पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पाठ का सार व अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। पहला शब्द है कष्ट साध्य, कठिनाई से प्राप्त किया गया। हैसियत, औकात। कृत्रिम, नकली या बनावटी। जहन, बुद्धि या दिमाग। तो अब तक हमने 4 शब्द पढ़े। पहला कष्ट साध्य, कठिनाई से प्राप्त किया गया। हैसियत, औकात। कृत्रिम, नकली या बनावटी। जहन, बुद्धि या दिमाग। 5वां शब्द है प्रतिष्ठा, जिसका अर्थ है मान सम्मान। छठा खास, विशेष या मुख्य। फिसड्डी, निकम्मा। धैर्य, तसल्ली रखना, धीरज। तो हमने किए 8 शब्दार्थ। प्रतिष्ठा, मान सम्मान। खास, विशेष, मुख्य। फिसड्डी, निकम्मा। धैर्य, तसल्ली रखना या धीरज। अब है बेटा पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका ने सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। यह पाठ विनीता पांडेय द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। तो बेटा आज का जो हमारा पाठ है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, यह पाठ विनीता पांडे जी द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू है। किसका इंटरव्यू लिया गया है? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जी का, जिसमें उनके साथ बातचीत करके विनीता पांडे जी ने जाना कि जो धनराज पिल्लई जो हैं उन्होंने अपना बचपन जो है बड़ी ही कठिनाइयों में बिताया है, इसलिए उनका जो व्यवहार है तुनुक मिजाज व्यवहार है जो वो उसी की वजह से है। और उनके जीवन की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं इस साक्षात्कार में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के 35 वर्ष के हो जाने पर उनके साथ किया गया एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। पाठ में दर्शाया गया है कि धनराज बचपन में पुणे की तंग गलियों में रहते थे। उनका बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो अब तक हमने जाना कि धनराज पिल्लई जी का जन्म कहाँ हुआ? पुणे में। पुणे की तंग गलियों में वे रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को भोगा। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उनके मन में भी हॉकी खेलने का विचार आया, पर गरीबी के कारण हॉकी स्टिक नहीं खरीद सके। तो अब तक हमने पढ़ा कि धनराज जी का बचपन जो है वो कठिनाइयों से भरा था। कठिनाइयों से भरा क्यों था? क्योंकि उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके दोनों बड़े भाई जो हैं वो हॉकी खेलते थे, हॉकी के खिलाड़ी थे।
उनके मन में भी हॉकी खेलने का विचार आया, यानी कि उन्हें जो है हॉकी खेलने की प्रेरणा अपने दोनों बड़े भाइयों से मिली। लेकिन गरीबी के कारण वे हॉकी स्टिक नहीं खरीद सके। वे अपने मित्रों की हॉकी स्टिक मांग कर खेलते थे। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया तो उन्होंने, यानी उनके बड़े भाई ने, अपनी हॉकी धनराज को दे दी। तो हमने अभी पढ़ा कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे हॉकी स्टिक खरीद भी नहीं सकते थे। और अब हम पढ़ रहे हैं कि वे कैसे अपनी हॉकी स्टिक जो है, यानी कि हॉकी की प्रैक्टिस कैसे किया करते थे। तो उनके अपने पास तो हॉकी स्टिक थी नहीं, तो उनके जो मित्र थे जो उनके साथ हॉकी खेलते थे उनसे उधार मांगकर वे उनसे हॉकी स्टिक उधार मांगते थे। और वो भी उन्हें तब मिलती थी जब वे मित्र जो हैं खेल चुके होते थे और खेलने के बाद वो उन्हें हॉकी स्टिक दे दे और तब वे अपनी हॉकी की प्रैक्टिस करते। लेकिन वो उस दिन बहुत खुश हुए जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए यानी चुन लिया गया, तो उनके बड़े भाई ने उन्हें अपनी हॉकी दे दी। वे उस पुरानी हॉकी को पाकर बहुत खुश हुए। धनराज जब 16 वर्ष के थे तो उन्हें सन 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने का अवसर मिला। तो अब तक हमने पढ़ा कि जब उन्हें उनके बड़े भाई ने अपनी हॉकी दी तो वो उसे पाकर बहुत ही खुश हुए और अब उनकी प्रैक्टिस जो है उस हॉकी स्टिक से होने लगी। धनराज जब 16 वर्ष के हुए तो उन्हें सन 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने का अवसर यानी मौका भी मिला। सन 1986 में उन्हें सीनियर, तो 85 में जूनियर हॉकी टीम और 86 में उन्हें सीनियर टीम में चुना गया। इसी वर्ष उन्होंने और उनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। इससे उन्हें सन 1988 ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में चुने जाने की आशा थी, पर उन्हें 57 खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं रखा गया। तो सन 1985 में वे जूनियर हॉकी टीम में शामिल हुए। सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुना गया। इसी वर्ष यानी 1986 में ही उन्होंने और उनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें सन 1988 के ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में चुने जाने की आशा थी। उम्मीद थी कि उन्हें चुन लिया जाएगा, लेकिन जो अंतिम 57 खिलाड़ियों की सूची थी, जब उनका नाम उसमें भी नहीं आया तो वे बड़े निराश हुए। एक साल बाद 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वे कहते हैं कि यदि आज वे हॉकी खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। तो हमने जाना कि 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुना गया और उसके बाद से उनका हॉकी खिलाड़ी के रूप में सफर जो शुरू हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
धनराज अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि बचपन में वे पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उन्हें पढ़ना पसंद नहीं था। वे कहते हैं कि यदि आज वे हॉकी खिलाड़ी ना होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। उन्होंने अपनी तुनुक मिजाजी का कारण अपने बचपन से जुड़ी घटनाओं को बताया। उन्होंने बताया कि वे हमेशा अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते रहे। उनकी मां को उनके पालन पोषण के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। वे स्पष्टवादी हैं। तो अब उन्होंने जो है अपने बारे में बताया कि वो हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें जो पालन पोषण दिया, उस पालन पोषण के लिए उन्हें जो है बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। तो ये भी एक वजह जो है हम मान सकते हैं उनकी तुनुक मिजाजी की। इसके साथ साथ उन्हें जो है सीधी और स्पष्टवादी हैं। वो स्पष्टवादी माने साफ साफ बात कहने वाले, जो भी बात होती है उनके मन में जो भी कुछ आता है वो सीधा सीधा जो है कह डालते हैं, और बाद में उन्हें कई बार पछताना भी पड़ता है कि इतना जो है स्पष्टवादी भी होना अच्छी बात नहीं है। कई बार हम जो है अपने स्पष्टवादी स्वभाव के कारण जो है किसी को चोट भी पहुंचा देते हैं। तो उन्हें जो है गुस्सा भी बहुत आता है। तो और उनके जो भी व्यवहार के बारे में है हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें गुस्सा भी अधिक आता है। वे इसे रोक नहीं पाते, यानी उनके गुस्से पर काबू नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे इतने भावुक हैं कि किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता। वे अपनी गलतियों पर माफी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। तो अभी हमने पढ़ा कि वो क्या हैं, स्पष्टवादी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और उनके गुस्से पर काबू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, और यही जो जीवन का संघर्ष है उन्हें जो है थोड़ा सा रूखा बना दिया, उन्हें जो है स्पष्टवादी बनाया। उनका जो मिजाज है वो कैसा कर दिया, तुनुक मिजाज कर दिया। लेकिन साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि मैं भावुक भी बहुत हूं, मैं किसी का भी दुख नहीं देख सकता। किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति को या किसी भी मित्र को जो है तकलीफ में मैं नहीं देख सकता हूं। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि अगर उनसे गलती हो जाए तो उन्हें उस गलती के लिए माफी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन में अपनी मां को अपनी प्रेरणा शक्ति माना। वे अपने मित्रों और परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी मां ने उन्हें प्रेरणा दी कि प्रसिद्धि के साथ विनम्रता भी जरूरी है। तो अब हमने क्या जाना कि उनकी जो प्रेरणा शक्ति है वो कौन है, वो उनकी मां है। वो अपने मित्रों और परिवार के लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, और उन्हें उनकी मां ने ये प्रेरणा दी है कि प्रसिद्धि, जैसे जैसे तुम प्रसिद्ध होते जाओ तो तुम्हारा मिजाज जो है वो तुनुक मिजाज नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। तो प्रसिद्धि के साथ साथ किसका होना जरूरी है, विनम्रता का होना भी जरूरी है।
वे अपनी बड़ी भाभी को भी मां के समान मानते हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार सन 1988 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने नई दिल्ली आने पर खेले थे। तो आगे हम जान रहे हैं कि मां के समान उनकी जो बड़ी भाभी हैं उन्हें भी उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत माना है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि धनराज जी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो ग्रास है उस पर पहली बार जब 1988 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वे दिल्ली आए तब उन्होंने कृत्रिम घास पर हॉकी खेली। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान कृत्रिम घास भी उगा सकता है। उनकी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो उन्हें एक एम्प्लॉयर ने दी थी। तो अब जब कृत्रिम घास पर वो खेल रहे थे तो बड़े ही वो हैरान हो रहे थे कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वे जो है कृत्रिम घास भी उगा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि उनकी पहली कार, अब उन्होंने पहली कार जो है वो किससे हर जो नवयुवक है उसका एक सपना होता है कि उसके पास अपनी एक कार हो, तो उनका भी ये सपना था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो पहली कार है वो सेकंड हैंड अरमाडा ली थी और वो उन्हें जो है किसने दी थी, उनके एम्प्लॉयर ने। वे आम आदमी की भांति मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करते थे। एक दिन एक फोटोग्राफर ने उनका फोटो खींचकर अगले दिन अखबार में छाप दिया कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। तो अब हम किस घटना के बारे में जान रहे हैं कि जब तक उनके पास उनकी अपनी अरमाडा गाड़ी नहीं थी तब तक वे एक आम आदमी की तरह ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर किया करते थे, यात्रा किया करते थे। परंतु एक दिन जब एक फोटोग्राफर ने लोकल ट्रेन में खड़े मुंबई के इस हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी की फोटो खींचकर अगले दिन के अखबार में छाप दी कि हॉकी का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है, तो उन्हें जो है बहुत बुरा महसूस हुआ और उन्हें एक तरफ ये भी लगा कि वो एक मशहूर चेहरा बन गए हैं, इसलिए अब उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर नहीं करना चाहिए। सन 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। अब ये उनकी अपनी गाड़ी थी जो उन्होंने अपनी ही मेहनत की कमाई से खरीदी थी। उन्होंने अपनी परिश्रम की कमाई से पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी की और पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा। सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं उनकी जो पहली सेकंड हैंड गाड़ी अरमाडा थी जो उन्हें उनके एक एम्प्लॉयर ने दी थी। ठीक है, और उसके बाद सन 2000 में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से फोर्ड आइकॉन खरीदी। फोर्ड आइकॉन उनकी जो दूसरी गाड़ी है उन्होंने वो खरीदी। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से फोर्ड आइकॉन खरीदी। फोर्ड आइकॉन उनकी जो दूसरी गाड़ी है उन्होंने वो खरीदी। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से फोर्ड आइकॉन खरीदी।
वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही परिश्रम की कमाई से पैसा जमा करके अपनी छोटी बहन की शादी की और पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक फ्लैट भी खरीदा। उसके बाद सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे भी खास हैं। उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई। वे सदा अपने देश के लिए ही खेलना चाहते हैं। तो अब राष्ट्रपति जी से जब वो मिले तो उन्हें महसूस हुआ कि वो भी जो हैं कितने खास ही हैं जो राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये हॉकी ही थी जिन्होंने उन्हें हर स्थान पर मान सम्मान यानी प्रतिष्ठा इज्जत दिलाई और उनकी ये इच्छा है कि वे सदा अपने देश के लिए ही खेलते रहें, यानी कि हॉकी खेलते रहें और अपने देश के लिए ही खेलें और किसी अन्य देश के लिए नहीं। तो अब तक हमने जाना पाठ के विषय में कि पाठ जो है वो किसके बारे में है, धनराज पिल्लाई जी के बारे में, उनका बचपन से लेकर अब तक का जीवन काल, उन्होंने उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी माँ और उनकी बड़ी भाभी रही, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके इतना मान सम्मान प्राप्त किया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है? वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्लई का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति की तरह लोकल ट्रेनों में सफर करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें मां से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। प्रश्न 2, धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्लई का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है।
धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी हॉकी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 3, मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्लई का यह कहना मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। का तात्पर्य है या अर्थ है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मां की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। अब है गृह कार्य। पाठ 18 है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। के प्रश्न उत्तर अपनी पक्की कॉपी में करें, लिखें। तो संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। आज हमने इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर भी किए। तो आपका गृह कार्य है कि आप इस अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर हमने इस वीडियो में किए हैं, उनके उत्तर जो हैं आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।